एक अच्छी बात ये है हम सबके लिए कि मैं कुछ भी सिखाने वाला नहीं हूँ। तो उसमें हम बस कुछ शेयर करेंगे, बातें कर सकते हैं। तो आप रिलैक्स हो जाइए कि कुछ भी हम सिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ और यहाँ के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर किस लेवल के होंगे, ठीक है? तो मैं ये एटलीस्ट अपनी तरफ से ज़रा भी प्रयास नहीं करूँगा कि कुछ सिखा कर जाऊँ और ना ही ये सोच कर आया हूँ। और जैसे कि सर ने कहा, मैं सिर्फ मैत्री भाव से आया हूँ, आप सबसे मित्रता करने आया हूँ। उसके अलावा और कोई भी मेरा हेतु नहीं है ना। 2011 में जब मैंने नेट क्वालिफाई किया था कॉमर्स से, उसके जब रिजल्ट आया, रिजल्ट देखा, मैंने सबसे पहले मेरा सेल फोन स्विच ऑफ किया और 2 दिन सिर्फ आराम किया। सिर्फ आराम और कुछ नहीं किया, सिर्फ आराम। इसलिए क्योंकि जो इतनी बड़ी, लोगों के हिसाब से बहुत मेहनत करना पड़ता है नेट क्वालिफाई करने के लिए, बट ग्रेस ऐसा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो क्लियर हो गया था। तो बहुत से लोगों का ये फोन आता था कि कैसे पास करना है। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि ग्रेस से भी हो सकता है। हाँ, ये बात और है कि मैं 11 से लेके एमकॉम तक मैं पढ़ाता था, तो कंसेप्ट क्लियर थे। और जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो कोई भी एग्जाम पास करना बड़ी बात नहीं होती, प्रोफेसर को पता होंगे, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं बीएचयू में खड़ा हूँ, कुछ सिखाने नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ शेयर तो कर सकता हूँ यदि आप सबकी अनुमति हो तो, है ना? क्योंकि ज्ञान हम सबके पास है, ज्ञान का भंडार हम सबके पास है, राइट? और जब मैं इस ज्ञान के भंडार को समझने गया, तो एक बहुत प्यारी सी स्टोरी मैंने सुनी थी और उसे आज भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये स्टोरी आपने भी कभी न कभी कहीं न कहीं सुनी होगी और पढ़ी होगी। तो एक रिवीजन कर लेते हैं उस स्टोरी का, ठीक है? तो एक शिकारी था। तो ये शिकारी पक्षी पकड़ता था, जो पैरट कहिए, मोर कहिए, है ना, अलग अलग पक्षियों को पकड़ता था और सेल करता था। लेकिन एक बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा एक तोता था, जो इस शिकारी ने अपने पास रखा था। उसको उसने कभी भी बेचा नहीं, जबकि उसके अच्छे प्राइस लोग देने के तैयार थे, लेकिन उसने कभी भी बेचा नहीं, क्योंकि वो तोता उसे इतना प्रिय था। क्योंकि तोता बातें भी बहुत मीठी मीठी करता था। तो शिकारी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटैच हो गया इस तोते के साथ और इसे बेचा नहीं, अपने साथ रखा। तो एक दिन शिकारी ऐसे ही जंगल में शिकार करने के लिए काफी 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 भीतर चला गया। और भूख लगी, प्यास लगी, ना दूर दूर तक पानी, ना कुछ। और जंगलों में मिला तो क्या मिला, उसे एक कुटीर मिली, एक ऋषि मुनि की कुटीर मिली दूर से। तो खुश हुआ कि एटलीस्ट कुटीर में और ऋषि मुनि के यहाँ जा रहे हैं तो जरूर खाने के लिए तो मिलेगा। जैसे ही कुटीर में गए, आश्रम में गए, ऋषि मुनि ने बहुत प्रेम से उस शिकारी को बिठाया, भोजन दिया, पानी दिया, कहा कि आप विश्राम कीजिए, आराम से जाइएगा। शिकारी सच में गदगद हो गया कि इतना प्रेम किसी ने दिया, है ना। शिकारी मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति जो रोज कुछ पक्षी पकड़ता है, एनिमल पकड़ता है, बेचता है, रोज का खाना मिलता है। वो सच में बहुत खुश हुआ ऋषि मुनि से। और शिकारी ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि सच में आपने जो भूख प्यास मिटाया, उसके अलावा जो प्रेम दिया है, उससे मैं सच में गदगद हूँ। तो मैं क्या दूं? ऋषि मुनि ने कहा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप खुश हो, आपको जब कभी भी और सहायता चाहिए आप यही आना, आपको मिलेगी। लेकिन उस शिकारी ने कहा, नहीं, मेरा दिल सच में ऐसा कर रहा है कि मैं कुछ देकर ही जाऊं। तो ये जो तोता है मेरे पास, मैं सच में इससे बहुत अटैच हूँ। मैंने इसे कभी बेचा नहीं, जबकि इसे अच्छे दाम मिलते थे। ये मैं आपको देकर जाना चाहता हूँ, आप मना मत कीजिएगा। तो ऋषि मुनि ने कहा, ठीक है, अगर आपको सच में अच्छा लगेगा तो इस तोते को रख कर जाइए। और शिकारी तोता वो रख कर गया वहां पर। अब ऋषि मुनि इन्हें सिर्फ देने की आदत है, जो सच में ऋषि हैं, है ना, उनका एक ही काम है कि दे, समाज को सिर्फ दे। तो ऋषि मुनि ने इस तोते को अपने पास रखा, लेकिन कुछ सिखाना सिखाना शुरू किया। अब सिखाना भी क्या होता है, ये भी सही व्यक्ति को पता होता है। उसे मंत्र सिखाकर कुछ फायदा होगा? तोते को मंत्र सिखाकर कुछ फायदा होगा क्या? नहीं। तो ऋषि ने उस तोते को एक बात सिखाना शुरू किया। ऋषि तोते को सिखाते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने फेंकेगा, जाल में मत फंसो।
रोज ऋषि मुनि सुबह उठते और उस तोते के सामने यही कहते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने फेंकेगा, जाल में मत फंसो। रोज। अब धीरे 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 तोता, पता ही है, सुनते 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 अब तोता शुरू हो गया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने फेंकेगा, जाल में मत फंसो। जो जिस दिन ऋषि को समझ में आ गया कि इस तोते ने एक बरोबर बोलना शुरू कर दिया, ऋषि ने उसे मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। क्योंकि जैसे कहा ना कि ऋषि सिर्फ देना जानता है। ऋषि चाहते थे कि ये जो सीखा है ये हर पक्षी को ये बताए, ताकि सभी पक्षियों को ये सत्य समझ में आ जाए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने फेंकेगा, जाल में मत फंसो। अब ये तोता जंगल में गया, पेड़ पर बैठकर ये रटना शुरू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने फेंकेगा, जाल में मत फंसो। अब जितने तोते हैं वहां पे सब रटना शुरू कर दिए और जंगल में ये स्टेटमेंट पूरा फैल गया। जितने तोते थे सबको पता चल गया। अब पक्षी पक्षियों की भाषा समझती है, बाकी जो पक्षी थे वो भी सुन रहे हैं, भले बोल नहीं पा रहे लेकिन सुन रहे हैं। अब जब भी कोई जा रहा है तो ये स्टेटमेंट सुनाई दे रहा है, जितने तोते हैं ये कह रहे हैं। अब वो जो शिकारी था जिसका वो तोता था वो जंगल में गया और वो जाल फेंकने ही वाला था कि उसे आवाज सुनाई दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने फेंकेगा, जाल में मत फंसो। अब ये शिकारी डर गया, अरे ये कैसे पता चल गया पक्षियों को, किसने बताया? अब मेरा धंधा कैसे चलेगा, मैं कैसे पक्षियों को पकड़ूंगा? यानी सारे पक्षियों को सत्य पता चल गया, अब मैं कर नहीं सकता हूँ ये। अब इसे आया बहुत गुस्सा कि पता कैसे चला। तो थोड़ा ये शिकारी सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ कि पक्षियों को पता चला। तो उसने सोचा हो ना हो ये वही ऋषि का काम रहेगा, उन्होंने ही कुछ किया है और मैं जाकर उनसे जरूर बात करूंगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। ये तो मेरा बिजनेस है, ये मेरा काम है, मेरे काम के बीच में वो क्यों आ रहे हैं? और जाते हैं वो ऋषि के पास और कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों उस तोते को सत्य बताया, अब मैं क्या करूंगा, मेरा कैसे काम चलेगा? क्योंकि एज अ शिकारी मेरे पास यही एक प्रोफेशन है और मैं यही जानता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। तो आपने मेरे साथ अन्याय क्यों किया? तो ऋषि ने बड़े प्रेम से कहा कि न मैंने आपके साथ अन्याय किया है, न मैंने उनके साथ अन्याय किया है। वो पक्षी मेरे पास था, मुझे जो सत्य सही लगा मैंने उस पक्षी को बताया और मैंने मेरा कर्तव्य का पालन किया। क्योंकि तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें भी खाली हाथ नहीं भेजूंगा। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहता हूं कि जैसे तुम पहले काम करते थे अपना काम जारी रखिए, ईश्वर तुम्हारे साथ है। शिकारी ने कहा ठीक है। वापस जंगल जाते हैं। अब सुन रहे हैं, पक्षी तो कह रहे हैं क्योंकि ऋषि ने कहा था जैसे करते थे वैसे करो। तो इन्होंने जाल बिछा दिया, दाने भी फेंक दिया, चले गए, दूर जाकर खड़े हो गए। आधा पौना एक घंटा बीता, वापस आए तो देख रहे हैं कि वो स्टेटमेंट चालू है। लेकिन वो स्टेटमेंट कैसे चालू है? जो पक्षी है, जो पैरट है, वो जाल पर बैठे हैं, दाना चुग रहे हैं और कह रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने फेंकेगा, जाल में मत फंसो। ये सारे पक्षी उस जाल पर बैठकर ये कह रहे थे। समझ में आया कुछ? है ना? तो इसलिए मैंने शुरुआत में यही कहा कि मैं ज्ञान की बातें नहीं करूं। हम सबको सब पता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं जानता हूं मैं कहाँ खड़ा हूं, है ना? बनारस एक आध्यात्मिक भूमि है, केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र है। लेकिन आध्यात्म का मतलब क्या, ये थोड़ा और आज हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं इतना तो शेयर कर सकता हूँ ना आप सभी से, है ना? और यदि आज की बातें अच्छी लगी तो हम सब बाहर जाकर भी जाल पर बैठकर कह सकते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने फेंकेगा, जाल में मत फंसो। है ना? तो ये बचपन में सुनी थी स्टोरी, मैं विश्वास रखता हूँ कि हम में से भी किसी ने सुनी ही होगी ये स्टोरी, है ना? लेकिन समझने का प्रयास करते हैं।
तो ये जो आज का टाइटल है, सब्जेक्ट है, मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस जो किया है वो आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। ग्रो बाय गिविंग। तो हम ग्रोथ के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? ग्रोथ, बढ़ना, जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। एक तो होता है पर्सनल ग्रोथ, आपकी अपनी उन्नति, आपका बैंक बैलेंस, फाइनेंस, स्टेटस, आपका रुतबा, आपकी इज्जत, आपका प्रमोशन, आपका जॉब प्रोफाइल। ये ग्रोथ है और ये जरूरी है ना, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, भौतिक जगत में रहते हैं, तो ये ग्रोथ जरूरी है। तो जिसको हम पर्सनल ग्रोथ कह सकते हैं, जिसमें वो सारी चीजें आती है जो ह्यूमन बीइंग सोचता है कि ये ग्रोथ का पार्ट है, और वो है। करेक्ट। सेकंड है मेंटल ग्रोथ। अब ये मेंटल ग्रोथ क्या होता है? हम मेंटली ग्रो होते हैं क्या? मेच्योर्ड होते हैं क्या? इमोशनल लेवल पे हम स्थिर होते हैं क्या? गुस्सा आना अच्छी बात है, नेचुरल है, लेकिन वो गुस्सा कंट्रोल के बाहर जाना, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम ग्रो नहीं हुए हैं पूरी तरह से ना। गुस्सा अच्छी बात है, ग्रीड ओके, जब तक कंट्रोल में है तब तक ठीक है। तो मेंटल लेवल का भी ग्रोथ है क्या हमारा? तो पर्सनल ग्रोथ तो हो गए, लेकिन उसे एंजॉय करने के लिए मेंटल लेवल पे इमोशनली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। करेक्ट, ये मानते हैं हम सब। तो वो ग्रोथ है क्या? ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं, अब उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट तो कर सकते हैं कि क्या मैं सही कह रहा हूं क्या। और ये जो मैं कह रहा हूं वो आपके लिए है कि आपके बाजू में जो बैठा है उनके लिए है, ये भी आप सोच सकते हैं। समझिए। ठीक है। तो पहला है आपका पर्सनल ग्रोथ, सेकंड क्या है? मेंटल ग्रोथ। थर्ड इंपॉर्टेंट जो चीज है, मेंटल में ही इमोशनल आ गया, आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ। अभी आध्यात्मिक उन्नति क्या है? आध्यात्म क्या है? बहुत ही बोरिंग चैप्टर हो सकता है, बहुत ही एंशिएंट वर्ड हो सकता है, लेकिन आध्यात्म का अर्थ हम समझे, शब्द से भी हम समझ सकते हैं, स्वयं का अध्ययन करना। डिक्शनरी के हिसाब से कुछ और भी वर्ड निकल सकते हैं, लेकिन बेसिक हम तो समझ सकते हैं, आध्यात्म मतलब स्वयं का अध्ययन, अपने आप को जानना। जो मैंने पहला पर्सनल ग्रोथ बोला है, आप अगर उससे खुश हो, यस इतना पहुंचा हूं, मैं खुश हूं, है ना, वो आपके आध्यात्मिक उन्नति में आता है। तो आप स्वयं को कितना जानते हैं, कितना कंटेंट है, कितना स्थिर है, आप अपने विषय के बारे में जानते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे होंगे, जिसमें आपने महारत हासिल किया होगा, आप इस कॉलेज के बारे में जानते होंगे, आप इस दुनिया के बारे में जानते होंगे, और जो नहीं भी जानते हैं वो हमारे गूगल देवता हम सबको बता देते हैं, राइट। लेकिन हम स्वयं के बारे में कितना जानते हैं, उसको कहते हैं आध्यात्म। आध्यात्म स्वयं का अध्ययन। तो आपके ग्रोथ में आध्यात्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आध्यात्म मतलब पूजा पाठ नहीं है ना। आध्यात्म का मंदिर से जाने से भी कोई रिलेशन नहीं। मंदिर जाना अच्छी बात है, लेकिन आपके भीतर में भी मंदिर है, वहां पे आप जाते हैं क्या? अब वो है भी कि नहीं, किसने देखा है? मैं मेरे बारे में जानता हूं, लेकिन क्या आप अपने बारे में जानते हैं? आपको आपका ट्रिगर पॉइंट पता है? बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे गुस्सा दिलाया जाता है ना। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि गुस्सा क्यों आता है? बहुत एक्साइटेड हो जाना, है ना, स्थिरता से बाहर चले जाना, एंजाइटी, और भी बहुत सारी चीजें। सोचना, जो सोचते हो उसमें जब अति होता है, अति, जब वो खिंच जाता है, चिंता, है ना, और आगे चले जाए तो आपका इंग्लिश में वर्ड बहुत अच्छा है, डिप्रेशन। तो ये अपने आप से भागना होता है, सच में तो सत्य से दूर भागना। सो ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं समझता हूं, वो है कि अपने आप को जानना, अपनी खुशी को जानना। करेक्ट है? समझ में आ रहा है ये सब? सही है। फिर जो मैंने ग्रोथ के बारे में शेयर किया ऐसा है, अगर कुछ नई चीज है तो जरूर आप लोग बताइएगा, ताकि मेरे लिए भी हेल्प हो जाए।
तो ये क्या हम कंtemplate कर पाते हैं क्या अपने जीवन में इस ग्रोथ को जो हमने अभी शेयर किया? हाउ डू आई नो आई एम ग्रोइंग? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ग्रो कर रहा हूँ? अभी जो मैंने पॉइंट्स तो बता दिए, मैं अगर कहूँ तो मैंने प्रॉब्लम्स तो बता दिए, सोल्यूशन क्या है, कैसे पता चलेगा मैं ग्रो कर रहा हूँ? तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, ये आप मान सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है ना? लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपका स्टेटस बढ़ रहा है, वो आपको पता चलता है ग्रोथ हो रहा है। लेकिन जो मैंने इमोशनल लेवल की बात कही, मेंटल लेवल की बात कही, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में आध्यात्मिक उन्नति की, आध्यात्मिक ग्रोथ की बात कही, वो कैसे पता चलेगा? तो एक चीज है, अभी आप स्वयं सोचिए जो मैं कह रहा हूं कि ग्रो कर रहे हैं, उसका पहला साइन होता है सच्चा मित्र। अब सच्चा मित्र मतलब कौन? जो स्वयं का, पहला चरण इसका है, जो स्वयं का खुद का अच्छा मित्र है, अच्छा फ्रेंड है। यानी आपके भीतर जो विचार चल रहे हैं, जो भी हो, वो सही गलत साइड में रखते हुए उसे स्वीकारना। आलस्य है स्वीकारना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को अगर कोई प्रॉब्लम बताओगे ही नहीं तो ट्रीटमेंट कहाँ देगा, है ना? तो डॉक्टर ये नहीं बोले कि अरे सही है गलत है, वो प्रॉब्लम सुनेगा और ट्रीटमेंट देगा। तो आप डॉक्टर को एक मित्र मान के ही बताते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो वैसे ही क्या आप अपने स्वयं के अच्छे मित्र हो? सत्य को एक्सेप्ट करते हो क्या? स्वयं के साथ स्वयं के बारे में सत्य रखते हो क्या? तो सच्चा मित्र स्वयं का, वो पहला। दूसरा, आपके अपना परिवार, जहां पे आप रहते हो, आपके मम्मी डैडी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो गए, उनके साथ भी आप सच्चे मित्र हो गए। सही राय देना, उनके प्रति प्रेम, है ना, उनके उन्नति के बारे में भी सोचना। यदि ये क्वालिटीज हम सब में पनप रही है या है, मतलब हम ग्रो कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम बैंक बैलेंस, परिवार से और आगे निकले, आपकी सोसाइटी, सोसाइटी के प्रति आपकी सच्ची मित्रता है क्या? उनको आप सही गाइडेंस सजेशन देना चाहते हैं क्या? और आगे निकले तो जहां पे आप काम करते हैं, क्योंकि आप 8 से 10 घंटा तो अपने प्रोफेशन में बिताते हैं, उसके प्रति आपकी सच्ची मित्रता है क्या? है ना? तो ग्रोथ कैसे पता चलता है? जब हम हमारे भीतर वो सच्ची मित्रता अनुभव करते हैं। क्लियर है ये? है ना? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्री माइंड। फ्री माइंड मतलब क्या? मुक्त मन जिसे कहते हैं, यानी अपने विचारों में मुक्तता। सबसे पहली और बड़ी बात कि आपके हृदय में, आपके मन में किसी के लिए भी कोई क्लेश है क्या? घृणा की भावना है क्या? कंपटीशन हो सकता है, हेल्दी कंपटीशन हो सकता है, अनहेल्दी कंपटीशन है क्या? यदि अनहेल्दी कंपटीशन है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। साधारण कंपटीशन हम रख सकते हैं, लेकिन उसमें अगर अनहेल्दी कंपटीशन, आपके प्रैक्टिसेस सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आप फ्री है क्या माइंड से? अपने वो क्लेश नहीं है, वो घृणा नहीं है, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें हार्म करेगी। मेरे मन में, मेरे हृदय में अगर किसी के लिए भी घृणा है, गुस्सा है, तो है कहां पे? कहां पे है वो? मेरे पास है ना। यदि मैंने आग को हाथ में रखा है सामने वाले को मारने के लिए, तो पहला नुकसान किसका है ना? तो वही घृणा, वही गुस्सा, वही क्लेश, वही अनहेल्दी कंपटीशन का भाव सबसे पहले मेरा नुकसान करेगा। उसके बाद जब होगा तो होगा। तो फ्री माइंड, जहां पे आपके मन में क्लेश नहीं है, घृणा नहीं है, आगे सामने वाला बढ़ रहा है, अच्छी बात है, आपको अपने ग्रोथ का पूरा हक है। कंपटीशन हेल्दी रहे, अच्छा है, अनहेल्दी ना हो। करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके गीता में भी लिखा है, सब जगह लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, आपके जितने भी स्पिरिचुअल बुक्स उठाइए उसमें लिखा है आध्यात्मिक विवेक।
विवेक बुद्धि कहते हैं जो आपको समझाता है योग्य अयोग्य के बारे में। कोई काम ऐसा हो सकता है कि अभी करना ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं है, लंबे समय के लिए अयोग्य है, तो वो डिसीजन लेने की एबिलिटी विवेक बुद्धि देता है कि क्या योग्य है क्या अयोग्य है। पर्सनल लेवल पे योग्य हो सकता है लेकिन सोसाइटी के लिए अयोग्य होगा, तो समझ में आ रहा है वो विवेक बुद्धि। बाबा भारती की स्टोरी तो सबने सुनी होगी ना, है ना। स्कूल में मैं भी हिंदी मीडियम से था, बाबा भारती का तब तो मुझे सच में नहीं समझा, मैंने बोला ऐसे हो सकता है। पता है ना घोड़े की स्टोरी, बाबा भारती और घोड़ा। बाबा भारती का घोड़ा, हार की जीत चैप्टर का नाम है। नहीं किसको किसको नहीं पता है वो बताइए, फिर मैं स्टोरी बताना चाहूंगा। नहीं पता है, नहीं पता, नहीं पता। पता है आपको? बाबा भारती उनके पास एक बहुत प्यारा सुंदर घोड़ा हुआ करता था, जिसकी नजर सबके उसकी नजर थी कि घोड़ा बस मिल जाए, जिसके लिए अच्छे अच्छे रेट दिए जाते थे कि भाई आप ये ले लीजिए और एक घोड़ा हमें दे दीजिए। वहां के बिजनेसमैन बोलिए, राजा बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन बाबा भारती को अपने घोड़े से बहुत लगाव प्रेम था, किसी को बेचना नहीं चाहते थे और हमेशा अपने पास रखना चाहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक डाकू की नजर पड़ी कि भाई ये घोड़ा मैं लेकर रहूंगा, लेकिन ले कैसे? गांव में जाकर डकैत नहीं कर सकते क्योंकि बाबा भारती को सब जानते हैं। तो इस डाकू ने एक युक्ति सोची कि देखा कि बाबा भारती की दिनचर्या क्या है। तब पता चला कि बाबा भारती ये समय में यहाँ से इस घोड़े पर अकेले रहते हैं, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं और छीन के भी नहीं लिया जा सकता, तो कुछ तो युक्ति करना पड़ेगा। तो ये जो डाकू थे वो एक कंबल ओढ़कर, एक बोलते हैं ना, एक लंगड़े की तरह एक बीमार के वेश में बैठ गए। बाबा भारती ने देखा, पूछा, तो उन्होंने बोला मुझे डॉक्टर के पास जाना है। उस डाकू ने कहा, और मैं इस तरह से बीमार भी हूँ, चल भी नहीं सकता हूँ, तो प्लीज मेरी सहायता करो। बाबा भारती ने तुरंत उसे अपने घोड़े पर बिठाया और खुद चलने लगे। अब मंशा क्या थी कि बस थोड़ी दूर और जाए, तो उसने घोड़ा बस छीन लिया बाबा भारती के हाथ से और चलने लगा। बाबा भारती ने जोर से आवाज देकर बुलाया कि प्लीज ठहर जाइए, मेरी बात सुनकर जाइए। उस डाकू ने कहा नहीं, मैं घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा भारती ने कहा कि घोड़ा अभी से तुम्हारा हुआ, मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट सुनते जाइए। वो डाकू वापस पीछे आया। बाबा भारती ने कहा कि ये जो प्रसंग है, तुमने मुझसे घोड़ा किस तरह से छीना है ना, एक दुखी बनकर, एक एक अपाहिज बनकर मुझसे छीना है, ये बात किसी को मत बताना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और डाकू ने कहा क्यों? कहा कि क्योंकि फिर लोग सहायता करना बंद कर देंगे, क्योंकि हर किसी को अपाहिज में वो छुपा हुआ डाकू नजर आएगा। तो इसलिए मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करना, ये प्रसंग किसी से मत कहना, ये घोड़ा मुझे नहीं चाहिए, ये अब से आपका हो। तो उसके बाद जब गए अपने अस्तबल में वापस और देखे कि घोड़ा नहीं है, तो बड़े निराश हुए। लेकिन उनका जो स्टेटमेंट था उस डाकू के मन में पूरी तरह से बैठ गया था कि भाई इतना अच्छा भी कोई हो सकता है, इतना लोक कल्याण के बारे में भी कोई सोच सकता है ना। तो ये विवेक बुद्धि होती है, जहां पर आप सही डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद वो वापस डाकू ने घोड़ा लौटा दिया और बहुत माफी मांगी, इसलिए इस चैप्टर का नाम है हार की जीत, इसलिए इसको नाम दिया। तो इतना महान विचार मैं मानता हूं कि हम सब में शायद नहीं हो, लेकिन फिर भी योग्य डिसीजन क्या लेना है हम सबको अंदर से आवाज आता है। एक चोर भी जब चोरी करता है तो उसके भीतर से वो आवाज आती है कि आप गलत कर रहे हैं, वो विवेक बुद्धि है। तो हम जब इस संसार के अलग अलग विचारों में फंसे होते हैं ना, तो नहीं समझ में आता है व्हाट इज गिविंग, देना मतलब क्या। ये एक नेचुरल, बहुत सहज प्रक्रिया है। जैसे कि कहा, भाव अगर है कि मैं दे रहा हूं, तब कहीं ना कहीं शायद कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कि सूरज सबसे बेस्ट एग्जांपल। सूरज नेचुरली हम सबको रोशनी देता है, प्रकाश देता है, हीट देता है, बहुत सहजता से। इस प्रकृति का हर एक भाग अगर आप देखेंगे, हर एक भाग इंसान को छोड़कर,
सो नेचुरली वो सिर्फ गिविंग मोड में है, देने के भाव में। पक्षी से लेके पेड़ पौधे ले लीजिए, है ना, वो हमें छांव भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है। फ्रूट्स वाले पेड़ है तो फ्रूट्स भी देता है ना, और नहीं है तो उनकी लकड़ियां तो काम आती है। तो बहुत सहज भाव है गिविंग, देना। अब ये हम ह्यूमन बीइंग है जो होल्ड करके रखना जानते हैं, पकड़ कर रखना जानते हैं, इकट्ठा, सिर्फ इकट्ठा और सिर्फ इकट्ठा करना जानते हैं, जो पुराने समय में नहीं था। एक समय तक आप कर सकते हो कि भाई इतना होना चाहिए, है ना, लेकिन उससे ज्यादा जब बड़ी गठरी बांधते हैं ना हम लोग, तो हमारा स्पीड कम हो जाता है, भले वो ज्ञान हो या पैसे हो। सीमा से अधिक यदि हो गया तो समस्या ही है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने समझा है, सीखा है, कि गिविंग एक नेचुरल फॉर्म है ना, एक एक हमारा स्वभाव है। और क्योंकि हम भी समाज के इस नेचर के पार्ट हैं, तो गिविंग भी हमारा नेचर है। लेकिन हमने हमारे हैबिट ऐसे बना लिए, डिफरेंस पता है ना, एक हैबिट और नेचर, मतलब ना आपका स्वभाव और हैबिट में डिफरेंस होता है। हैबिट्स आप लोग खुद से जनरेट करते हो, खुद से बनाते हो। आदतें जिसे बोलते हैं, लेट उठना कहिए, या कुछ अयोग्य पदार्थ का सेवन बोलिए जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और सबसे बेस्ट तो प्रोक्रास्टिनेशन, टालना, काम को टालना, ये सब आपके हैबिट का पार्ट है, नेचर का पार्ट नहीं है। समझ में आ रहा है ना, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो गिविंग एक नेचुरल फॉर्म है, एक बहुत ही सहज भाव है, जो एक चींटी से लेके हाथी तक होता ही है ना। वो सब देने के भाव में ही होते हैं, वो समाज से कुछ नहीं लेते हैं। और सबसे बेस्ट अगर हम देखें तो गाय, जो जन्म से लेके मृत्यु के बाद तक भी सिर्फ देना जाए जानती है। मैं देसी गाय की बात कर रहा हूँ, जर्सी गाय की नहीं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, हम सब जानते हैं। तो गिविंग एक नेचुरल फॉर्म है, जिसके अगेंस्ट जब हम जाते हैं तो कहीं डिसबैलेंस होता है और हम सब फेस करते हैं। तो जितना दोगे उतना मिलेगा, इसलिए हमने कहा ग्रो बाय गिविंग, जो आगे हम और समझेंगे। तो मेरे जो मेंटर हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, वो क्या कहते हैं ग्रो बाय गिविंग के ऊपर, तो आप खुद भी समझ सकते हैं। व्हेन यू गिव समथिंग टू समवन, इट कम्स बैक टू यू, दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। व्हेन यू गिव पेन टू समवन, क्या होगा? इट कम्स बैक टू यू। व्हेन यू ऑफर हेल्प टू समवन, a random stranger will appear from nowhere to help you out. That is why we teach grow by giving, है ना। एक फकीर गांव में भिक्षा मांग रहे थे, तो एक दरवाजा खटखटाया तो छोटी बच्ची आई बाहर। तो फकीर ने कहा कि कुछ बेटा घर पे है क्या देने के लिए, दे दो। तो बच्ची ने कहा घर पे कोई नहीं है और कुछ है भी नहीं देने के लिए। तो उस फकीर ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, ये तो मिट्टी पड़ी हुई है नीचे, ये मिट्टी दे दो। तो बच्ची ने बड़ी खुशी खुशी वो मिट्टी उठाया और फकीर के झोली में डाल दिया। अब पास में एक व्यक्ति थे, वो देख रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई वो मिट्टी आपने क्यों मांगी, मिट्टी का आप लेकर क्या करोगे? तो उस फकीर ने कहा कि मैं भली बात ही जानता हूँ कि मिट्टी का मुझे कोई उपयोग नहीं हो, तो बहुत सारा मैं कहीं से भी उठा सकता हूँ, लेकिन उस बच्ची में देने का भाव आए, उस बच्ची में देने की आदत लगे, उसके लिए मैंने कहा कि वो मिट्टी दे दो। समझ में आ रहा है? तो बच्चों को अगर हम अभी से बचपन से देने के भाव में, एक्चुअली वो बच्चे जितने भी हैं ऑलरेडी सात्विक गुण से संपन्न है। जब बच्चा जन्म लेता है तो अगर देखोगे साइंटिफिकली भी, तो सात्विक गुण से भरपूर रहते हैं। धीरे धीरे हमारे खाने पीने में, हमारे साथ रहते रहते उसके गुणों में परिवर्तन आता है। अदरवाइज इसलिए बच्चे सच में दैविक होते हैं। उनको उनके गुण पर अगर हम छोड़ देना, कुछ अपनी तरफ से इनपुट नहीं देना, तो सच में वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और सही ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चे में वो देने का भाव जागृत रहे, उसके लिए मैंने मिट्टी मांगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप कोयला बांट रहे हैं तो आपके हाथों में कौन सा रंग लगेगा? काला ही लगेगा, है ना। और यदि आप मेहंदी लगा रहे हैं तो आपका कलर भी मेहंदी से रंग जाएगा। तो आप जो दोगे
वो मिलना ही मिलना है। और ये हमने लास्ट 2 इयर्स में एक्सपीरियंस कर लिया है। कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन के लिए भी पैसे देने पड़े हैं, ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ा है, ऑक्सीजन के लिए पूरा गवर्नमेंट हिल गया है। तो ऑक्सीजन का महत्व तो हमने समझा है। और अगर अभी भी हमें लगता है कि इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, तो हमने कहीं ना कहीं सीखा नहीं है। बढ़कर भी आ सकता है और बड़े रूप में सिखाने के लिए नेचर देगा। नेचर हमसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, लेकिन यदि उस प्रेम से, उस लालन पालन से हम बिगड़ते हैं, तो नेचर सिखाता भी है, क्योंकि उसका फर्ज है। तो देने से व्यक्ति बड़ा ही हुआ है, गरीब नहीं हुआ है ना। व्हाट कैन आई गिव, मैं क्या दे सकता हूँ। बहुत पैसे हैं तो मैं आपसे चेक मांगूंगा, 4-5 गाड़ियां हैं तो मैं एक गाड़ी मांग लूंगा, 6-7 घर है तो मैं आपसे एक घर मांग लूंगा। और मैं भली भांति जानता हूं कि इसे देना नहीं कहते हैं, क्योंकि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कुछ ऐसा दे जो परमानेंट सॉल्व हो, है ना। बताने के लिए बहुत कुछ है इसके ऊपर, लेकिन मैं समय को समझता हूँ, इसलिए जैसे कि मैंने कहा कि मैं प्रोसेस इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बताना चाहूंगा इसको। पहला इंपॉर्टेंट चीज एज ए ह्यूमन बीइंग हम कर सकते हैं, वो ये है कि अपना समय दे सकते हैं। किसे? जो जरूरतमंद है, जो कुछ कहना चाहता है, जो कुछ शेयर करना चाहता है। अपना दुख हो सकता है, अपनी खुशी भी हो सकती है। खुशी भी आप अकेले में एंजॉय नहीं कर सकते हो, है ना, लेकिन उससे भी ज्यादा जो दुख शेयर करना चाहता है। तो आप इतने अप्रोचेबल बनो कि लोग आपसे अपनी बातें खुलकर कह सके, अपनी बातें खुलकर कह सके। तो एटलीस्ट अगर हम कुछ दे सकते हैं तो अपना समय, अपना सानिध्य, अपना एसोसिएशन, कि हमसे कोई बात कर सके खुलकर। जब कोई शेयर करता है अपना दुख, तो सिर्फ कहने से ही वो बहुत रिलीफ महसूस करता है कि एटलीस्ट किसी ने तो मुझे सुना। सच मानिए, उसको सच में ऐसा लगता है कि कोई तो मेरे साथ है। तो अगर जो चीज अमूल्य है वो है समय, और ये यदि आप दे सकते हो तो सबसे बड़े गिवर हो, है ना। तो ये पहला चरण हो सकता है कि समय दो, लिसन टू अदर्स, जो आपसे कह सके, खुलकर कह सके। सेकंड, सुनने के बाद जो और नेचुरल चीज हो सकता है, आप जिसे भी मानते हो, है ना, जिस किसी इष्ट देवता जिसकी भी आप आराधना कर सकते हो, उनसे प्रार्थना कर सकते हो सोल्यूशन के लिए। ये दोनों काम तो आसान है, इसमें ना आपका कहीं पैसा घट रहा है। पहला आपने सुन लिया, उतना काफी है। लेकिन आप एक कदम और आगे जा सकते हो, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो कि भाई ये जो भी समस्या में है, इसमें से निदान मिल जाए। तो प्रार्थना करना भी बहुत आसान चरण है, और प्रार्थना करने के लिए कोई स्टेप नहीं है। जिसे भी आप मानते हो कनेक्ट करके भाव रख दो। करेक्ट, ये सेकंड हो सकता है। थर्ड, यदि आपको लगता है कि उसके समस्या का समाधान एडवाइस के रूप में, गाइडेंस के रूप में आपके पास है, तो आप उसे गाइड कर दो, है ना, कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आप इस समस्या से बाहर जा सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगा। तो आप उसको गाइड कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। तो ये तीनों आसान चीज है जो हम दे सकते हैं, और ये सब एक मित्रता का भाव है। चौथा, यदि आप उसको डायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि यदि कोई बीमार है और आपके पास दवाई भी है इजिली, किसी के पास जॉब नहीं है और आपके पास रेफरेंस है, किसी के पास बुक्स नहीं है, आपके पास रेफरेंस है, तो वैसा एक डायरेक्ट हेल्प। तो ये 4 मदद तो हम अपने जीवन में आसानी से कर सकते हैं। इस 4 में से पहला तो बहुत आसान है, जो एज ए ह्यूमन हम कर सकते हैं, कि सुनना। एटलीस्ट सुन ले सामने वाले को, अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करने का मौका देना। ये यकीन मानिए बहुत बड़ा हेल्प है, बहुत बड़ा हेल्प है। अब पूरा सारांश, कंक्लूजन, हम बढ़ेंगे कैसे? हाउ टू ग्रो बाय गिविंग। देने से कभी कोई बड़ा हुआ है क्या? अर्जित करने से बड़ा हुआ है ना, देने से बड़ा हुआ है सच में। आप मानते हैं ये चीज? मैं दे रहा हूं मतलब मैं बड़ा हूं। समझ में आ रहा है? मैं दे रहा हूं मतलब मैं बड़ा हूं। ऐसा है क्या? अगर रिसीवर ही नहीं है तो गिवर कहां से बनेगा?
समझ में आ रहा है? यदि रिसीवर ही नहीं है तो गिवर कहां से आया? तो शब्द हो सकता है गिवर और रिसीवर। करेक्ट। सो ग्रो बाय गिविंग का जो बेस्ट एग्जांपल अभी जैसे हमने शेयर किया कि यदि कोयला बांट रहे हो तो हाथ भी वैसे ही होंगे, यदि आप मेहंदी लगा रहे हो तो कलर भी मेहंदी से हो जाएंगे। तो आप देना यदि जानते हो तो आप ग्रो करोगे लाइफ में। एक सज्जन थे गांव में, महाकंजूस, मतलब महाकंजूस मतलब महाकंजूस, सिर्फ मेरी तिजोरी भरे, मेरा घर भरा रहे, एक दाना भी किसी को ना दो। मैं कंजूस की बात कर रहा हूँ, वो भी एक नेचर का सॉरी स्वभाव का भाग, महाकंजूस। यानी यदि उसने दूर से भिखारी को देख लिया, गरीब व्यक्ति को देख लिया, तो 4 कदम दूर से कट मार के कि गलती से कुछ मांग ना बैठे। ठीक। तो एक दिन उनके घर पे कोई नहीं थे, घर पे अकेले थे, और एक फकीर ने आया, दरवाजा खटखटाया। अब ये जैसे ही खोले, जैसे कि बाप रे क्या हो गया मेरे साथ, सीधा सीधा फकीर के सामने, बहुत बड़ी बात है भाई, क्या करूं। और उस फकीर ने मांगते मांगते क्या मांगा? आधा ग्लास पानी। तो मुझे आप आधा ग्लास पानी बन पिला दो। जैसे कि मैंने कहा कि हैबिट का पार्ट होता है नहीं देना। अब आधा ग्लास पानी क्या है, सोच के देखिए क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि इस व्यक्ति के स्वभाव में ही देने का शब्द है ही नहीं, नहीं 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 पानी नहीं है यहाँ पे, दरवाजा बंद, तब आधा गिलास पानी भी नहीं दिया। अभी फकीर भी साधारण तो थे नहीं, बैठे रह गए उसके दरवाजे पे पूरी रात। दूसरे दिन इसने दरवाजा खोला, देखा तो अरे वो फकीर अभी भी है। तो फिर बोला भाई ये क्या आप रात भर बैठे हैं, क्या चाहिए आपको? बोलते हैं 1 गिलास पानी, मुझे 1 गिलास भर के पानी चाहिए। अब वो बोलता है अरे पहले आधा गिलास मांग रहे हो, अभी तो 1 गिलास भर के, मैं आधा दूंगा। बोला, नहीं, मुझे अब 1 गिलास भर के पानी चाहिए। नहीं मिलेगा, दरवाजा बंद, वापस। 1 गिलास पानी भी नहीं दे रहे, वो फकीर वहीं बैठे रहेंगे। देख रहे हैं तो शाम हो गई, दरवाजा खोला, देखे तो अरे फकीर अभी भी है। ने बोला अभी 1 गिलास में पानी दे दूंगा। फकीर ने कहा 1 गिलास नहीं, अब 1 हंडा भर के पानी चाहिए, जो मटका है आपका वो मटका भर के पानी चाहिए। भाई ने बोला ये तो अब तो कभी नहीं दूंगा, मैं दूंगा ही नहीं, आप यहाँ पे चाहे तो मर जाओ, मैं नहीं दूंगा। 2 दिन बीत गए। अब गांव में बात शुरू हो गई, इसे पता चला कि भाई मेरे मेरे नाम से तो मेरा नाम खराब हो रहा है, तो मैं सामने मटका लेके जाता हूँ और दे देता हूँ, ताकि भाई कुछ हो गया तो पाप लगेगा, गांव में तू तू होगा। तो इन्होंने क्या किया, दरवाजा खोलने से पहले मटका रेडी रखा और मटका ले ले। जैसे ही दरवाजा खुला, मटका दे रहे, फकीर ने कहा मुझे एक मटका पानी नहीं चाहिए, मेरे नाम से एक कुआं खुदवाओ, तब मैं यहाँ से जाऊंगा। तो बोला भाई आप तो गले पड़ गए, आधे गिलास पानी से एक कुएं तक आ गए, ये मैं होने ही नहीं दूंगा। फिर से दरवाजा बंद। अब क्या हो गया, 4 दिन बीत गए, इनको तो सच में टेंशन है कि बिना खाए पिए कोई आपके दरवाजे पे बैठा है। तो बोला कि अब भाई जो बोलेंगे मैं कर देता हूँ। दरवाजा खोला, बोले भैया मैं एक कुआं आपके नाम का खुदाता हूँ, 2 कुआं, एक नहीं, मेरे नाम से 2 कुएं चाहिए। अब ये बोलते भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया, एक आधे गिलास से आप एक कुएं से 2 कुएं तक पहुंच गए, मैं नहीं कर सकता हूँ। दरवाजा वापस बंद। अब चिंता है कि इनको भाई भेजू कैसे, करूँ क्या, और लोग आगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपके दरवाजे पे एक फकीर जान दे देगा, आप करो। इस बार उन्होंने कहा कि जो मांगेंगे मैं कर दूंगा सर, मैं 2 कुआं खुदवाने को तैयार हूँ, 3 कुएं। मैं बोला नहीं, अब मैं दरवाजा बंद नहीं करूंगा, 3 फाइनल, मैं आपके लिए 3 कुआं खुदवा रहा हूँ। उस कंजूस व्यक्ति ने 3 कुएं खुदवाए और बोला फकीर जी आप ले लीजिए, इसके आगे आप कुछ मत बोलिए। उसने कहा कि इस 3 कुएं में से एक कुआं तुम्हारा पर्सनल, ये तुम अपने उपयोग के लिए रखिए। दूसरा कुआं मेरा, जो बंद रहेगा, जब मैं आऊंगा कभी वापस तो इस कुएं से पानी पीऊंगा। और ये जो तीसरा कुआं है ये पूरे गांव का,
इस कुएं में आप गांव वालों को पानी लेने दीजिए। ये मंजूर है? मंजूर है। तो एक उनका पर्सनल कुआं जिसमें से वो पानी ले सकते थे, दूसरा कुआं जिसको उन्होंने बंद कराया, अपने पास चाबी रखी कि मैं जब कभी भी, वो फकीर ने कहा, मैं जब कभी इस गांव में आऊंगा पानी पीऊंगा, और ये तीसरा कुआं जो है ये गांव वालों को लेने दो। और वो फकीर चले गए। गांव वाले बहुत खुश हुए कि भाई इनके इस महान कार्य से पूरे गांव को पानी मिल गया। साल बीता, 2 साल बीता, गांव वाले खुश, वो व्यक्ति भी खुश, चलो मेरे नाम से पर्सनल कुआं हो गया, मेरा नाम, मेरा इज्जत, मेरा रुतबा बढ़ गया गांव में कि मैंने गांव वालों के लिए कुआं खोदा। वापस आए तो फकीर, उन्होंने देखा तो उनका कुआं बरोबर बंद था। उन्होंने बोला किसी ने खोला तो नहीं ना मेरे कुएं को? उन्होंने बोला नहीं सर, ये आपका है, आप ही खोलिए। सो जो उस व्यक्ति का पर्सनल कुआं था उसमें पानी तो रहेगा ही, क्योंकि वो रोज यूज कर रहा है, लेकिन जो उसका स्तर था वो कम होगा कि ज्यादा होगा? उसका स्तर कम होगा कि ज्यादा होगा, जो व्यक्ति पर्सनल यूज कर रहा था? कुएं का नेचुरल फॉर्म मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो कि मैं तो शहर का हूँ। कम होगा, क्योंकि उसका यूज, उपयोग एक व्यक्ति कर रहा है, तो कम ही होगा अगर आप फ्लो समझेंगे वाटर का। अब जो गांव वाले कुआं यूज कर रहे थे उसका फ्लो निरंतर था, तो उस कुआं और पानी भी साफ था, क्योंकि रोज उसमें से पानी निकल रहा है, रोज पूरा गांव पानी यूज कर रहा है। अब इस फकीर ने अपना कुआं खुलवाया, तो क्या होगा उसके कुएं में जो सालों से बंद पड़ा था? क्या होगा? सूख गया होगा, पहला। यदि सूखा नहीं भी होगा तो जो पानी था वो गंदा होगा, जो किसी के भी उपयोग में नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? है ना? तो जैसे अगर आपको दौड़ में जीतना है, दौड़ में जीतना है और आप अपनी एनर्जी बचा के रख रहे हो कि 1 महीने बाद मुझे दौड़ना है, तो मैं पूरा एनर्जी 1 महीने बाद यूज करूंगा, आप जीतोगे? उसके लिए रोज प्रैक्टिस लगता है ना? रोज आपको अपनी ऊर्जा खपानी पड़ेगी, तब जाके आप उस दिन कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। और नेचर का भी यही पार्ट है, सूरज का भी यही काम है। तो ये पानी का जो फ्लो है, जो रुकना नहीं जानता है, वैसे ही आपकी धन संपत्ति और सबसे बड़ी बात आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका समय, आपका व्यवहारिकता, है ना, आपके मीठे वचन, आपकी संगति, जब आप बांटोगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं ग्रो बाय गिविंग में सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि कल से आप चैरिटी करिए, पैसे बांटिए। ग्रो बाय गिविंग में आपके पास जो भी अच्छा है, जो भी बेस्ट है, वो दीजिए। सूरज कभी ये नहीं सोचता कि मैं सिर्फ गर्मी ही क्यों दूं, कुछ और दूं। उसको पता है कि उसके अंदर बेस्ट यही है, वो ही देगा। पेड़ के पास ऑक्सीजन बेस्ट है, पेड़ ऑक्सीजन देता है, छाया देती है। तो आपके भीतर जो भी बेस्ट हो वो आप देखिए और देना शुरू कीजिए। तो क्या मिलेगा देने से, आप खुद समझ सकते हैं। द बेनिफिट यू गिव अदर्स कम बैक टू यू बाय वे ऑफ ग्रेस। ये हमेशा याद रखिए। यदि आप दोगे तो आपके पास आएगा ही आएगा, और जरूर आएगा। समझ में आ रहा है? बढ़ सकते हैं आगे, मैं ज्यादा समय सच में नहीं लेना चाहूंगा आप सबका। When I give, I begin to experience ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है क्या जिसके बारे में हम बात करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन हर पल होता रहता है, यानी कि आप हर पल में अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? हर पल आप बेहतर और बेहतर बनते जा रहे हैं, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जल अगर एक जगह रुका हुआ है तो क्या होता है? लंबे समय तक अगर एक ही जगह पे रुका हुआ है तो क्या होता है? खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है ना? वैसे ही हम सब यदि सोच ले भाई मैं बेस्ट वर्जन बन गया, उस समय के लिए आप हो बेस्ट वर्जन, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगले दिन और अगले दिन, अगले साल और अगले साल, वो जो आप थे वो बेस्ट था? हर पल, हर समय, हर क्षण बेहतर और बेहतर बनना, उसको कहते हैं बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और इसे ही हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप रुके नहीं जहां पे हैं, चलते रहें। आप उड़े, अगर उड़ सकते हैं तो उड़े।
यदि आप उड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम दौड़े, है ना? दौड़ नहीं सकते हैं तो चलें, और यदि चल भी नहीं सकते हो तो रेंगिए, आप क्रॉलिंग कीजिए, रुकिए मत पानी की तरफ। आप अभी जो इस चार दीवारी में देख रहे हैं, हमारी जो दृष्टि है यहां तक सीमित है, करेक्ट? लेकिन आप जब टॉप फ्लोर पे जाओगे तो आधा बनारस दिखेगा, हमारी दृष्टि क्या होगी? और व्यापक होगी, हमारी समझ भी और व्यापक होगी। यहां पे हमारी दृष्टि लिमिटेड है, हमें उतना ही दिख रहा है, उतना ही समझ रहा है जितना इस चार दीवारी के अंदर है ना? इससे हम और ऊपर उठेंगे, यदि जो भी टॉप फ्लोर रहेगा वहां जाएंगे तो दृष्टि और व्यापक होगी, और व्यापक होगी, और बहुत कुछ दिखेगा। और यदि और ऊपर गए तो बनारस के बहुत सारे सिटीज का भी हमें व्यापकता दिखेगी, हमारी दृष्टि और व्यापक होगी। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको व्यापक बनाता है और क्लैरिटी लाता है ना? आपके दृष्टिकोण को और दूर तक ले जाता है। आप यहां तक दिख रहा है उससे नहीं, उसके परे सोचते हो। इसलिए हमने जो कहा अभी कि हर पल में, हर क्षण में बेहतर और बेहतर बनना ट्रांसफॉर्मेशन है। धन्यवाद समय देने का। थैंक यू।